हेलो एवरीवन। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ की नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में 2 या 3 मंथ में आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। 2026 में इसकी नोटिफिकेशन रिवोक की गई थी, तो इसकी जो वैकेंसीज़ है बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2 सालों की लगातार वैकेंसी आएगी इसमें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ, एपीएफसी की एज लिमिट क्या है, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या होती है और सैलरी कितनी मिलती है। अगर आप ईपीएफओ के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ईपीएफओ एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका वर्क कल्चर बहुत अच्छा माना जाता है और इसके एम्प्लॉइज़ की पोस्टिंग भी बहुत अच्छी जगह मिलती है। ठीक है? तो ऑल इन ऑल ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे इसका एज क्राइटेरिया क्या है। तो इसकी मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज इसकी 35 ईयर्स है। हम एपीएफसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन है 38 ईयर्स। आप अगर आपकी मैक्सिमम एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एससी एसटी के लिए इसकी रिलैक्सेशन है 40 ईयर्स तक के लिए, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ से अगर आप आते हैं तो इसकी रिलैक्सेशन अप टू 45 ईयर्स तक जाती है। डिपेंड करता है आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं या ओबीसी से आते हैं या जनरल से आते हैं। ठीक है? तो एज क्राइटेरिया हमने देख लिया। इसके बाद हम इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है। अगर आपकी ग्रेजुएशन है चाहे किसी भी डिसिप्लिन में, आपने बीए कर रखी है, बीएससी, बीकॉम या कोई भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है जो कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी है तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आप लेबर लॉज़ की फील्ड से आते हैं या लॉ की फील्ड से आते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए, सीए, सीएस या कोई भी बैकग्राउंड है आपका इन सब में से, तो आपको इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। अगर आपका रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो जाता है इसकी नोटिफिकेशन से पहले, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम्स दिए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है? जब 2027 की नोटिफिकेशन आएगी तब मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। अब आप वहाँ पे नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है? अगर ये चेंज होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक तो इसका पैटर्न सेम ही चल रहा है। ठीक है? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने देख लिया। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। इसमें एक टेस्ट होता है, सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम है इसका। उसके बाद अगर आप सिंगल एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू में जाते हैं। इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है? तो जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, सिंगल एग्ज़ाम जो होता है इसका, उसके और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों को मिला के इसकी जो फाइनल मेरिट है वो बनती है। इसके बाद हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो इसका एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेस्ड पेपर होता है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू पूछे जाते हैं। टोटल इसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? 2 घंटे का ये 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 मार्क डिडक्ट होता है अगर आप कोई गलत क्वेश्चन मार्क करते हैं तो। ठीक है? इंग्लिश और हिंदी में इसको लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी इसमें पूछी जाती है। इसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। ठीक है? यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाता है। लेकिन यूपीएससी कंडक्ट करवाता है इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा टफ होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो यूपीएससी बैकग्राउंड के नहीं भी होते, वो भी इस एग्ज़ाम को निकालते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाते हैं। इंग्लिश 20 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चंस, अकाउंटेंसी के 15 क्वेश्चंस, उसके बाद लेबर लॉज़ और इंडस्ट्रियल रिलेशंस इसके 14 क्वेश्चन, जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड कल्चर और कंप्यूटर एप्लीकेशन इसके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटी के 9 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स 8 क्वेश्चंस और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमी, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन इसके 1 और 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चेंज भी हो सकता है। अभी तक इस हिसाब से पेपर इसका आता रहा है पिछली बार तक अगर हम देखें तो। ठीक है? टोटल इसके 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 300 मार्क्स का पेपर होता है। यानी कि कुछ-कुछ क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के भी होते हैं इसमें। ठीक है? जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करोगे उसके बाद आप इंटरव्यू में जाएँगे। इंटरव्यू का पैटर्न हम देख लेते हैं। इसमें इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको। 100 मार्क्स की जो है वो फाइनल मेरिट बनती है, जिसमें 75% जो मार्क्स हैं आपके वो रिटन एग्ज़ाम के होते हैं और 25% मार्क्स जो हैं आपके वो इंटरव्यू के होते हैं। ठीक है? तो इंटरव्यू इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होता है इसका, उसमें अच्छे खासे मार्क्स हैं, तो आपको इंटरव्यू में ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ये। इसमें आपको ज़्यादा आपकी नॉलेज चेक नहीं करते हैं। नॉलेज क्योंकि आपकी चेक कर चुके होते हैं एग्ज़ाम में वो। सिर्फ़ आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं। इसमें थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के बारे में पूछते हैं। लेबर लॉज़ और ईपीएफओ अवेयरनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है? और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के बारे में आपको थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? जैसे मैंने पहले बताया इसको यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो वही इसका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है? अभी हम बात करते हैं सैलरी स्लिप के बारे में। जो इसकी सैलरी है
वो अभी तक जो थी वो 1,16,100 ग्रॉस पे बनती थी, जिसमें बेसिक पे इसकी 56,100, उसमें डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर गवर्नमेंट अलाउंस जो भी लगते थे, वो सब मिला के 1,16,100 तक बनती थी, ठीक है? उसके बाद इसमें कुछ डिडक्शंस होती थी, जैसे एनपीएस हो गया, सीजीएचएस, मेडिकल डिडक्शन हो गया, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और अदर डिडक्शंस को मिला के 15,000 के अराउंड इसकी डिडक्शंस होती थी और इसकी जो नेट इन हैंड पे बनती थी वो 1,01,000 के अराउंड बनती थी, ठीक है? ये ऑब्वियसली सिटी टू सिटी वेरी करती थी, तो लेकिन अभी इसका जो है आपको पता है कि पेंडिंग है 8th सीपीसी जो है वो रिवाइज़ होने वाला है जनवरी ऑनवर्ड्स, तो इसकी जो सैलरी है वो आपको इस हिसाब से देखने को मिलेगी। लास्ट ईयर जैसे 7th सीपीसी हुआ था उसमें जिस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर लगा था, अगर उस हिसाब से इस बार भी लगता है तो इसकी बेसिक पे 1,40,000 के अराउंड चली जाएगी। उसमें उसके बाद इसमें अलाउंसेस जो मिलते हैं, एचआरए हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस हो गए, वो सब मिला के अराउंड 1,90,000 टू 95,000 तक इसकी सैलरी चली जाएगी, ठीक है? तो क्योंकि जब सीपीसी लगता है तो इसका जो है वो डीएनएस अलाउंस जो है ज़ीरो हो जाता है, तो उसके बाद वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे-वैसे वो लगता जाता है डीए, ओके? उसके बाद इसमें डिडक्शंस होंगी ऑब्वियसली एनपीएस, मेडिकल, सीजीएचएस, इनकम टैक्स की डिडक्शंस 24,000 टू 40,000 तक जाएँगी इसकी डिडक्शंस और वो सब मिला के इसकी जो इन हैंड पे बनेगी वो 1,50,000 टू 60,000 तक जाएगी। इवन अगर फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा लग जाता है तो 1,80,000 तक भी इसकी सैलरी जा सकती है, ठीक है? तो इसके अलावा जो ईपीएफओ है अपने एम्प्लॉइज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, इसके अलावा भी जैसे पेंशन एंड एनपीएस के बेनिफिट हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, गवर्नमेंट अकोमोडेशन आपको मिलती है या एचआरए मिलता है। उसके बाद प्रमोशंस एंड करियर ग्रोथ इसमें बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी इवन बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका वर्क कल्चर बहुत बहुत अच्छा है बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है? स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी इसमें आपको मिलती है और जैसे मैंने बताया आपको काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क कल्चर के मामले में, ठीक है? तो आई होप मैंने सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट होता है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।